नमस्कार दोस्तों, एमपीडीआई यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग हिंदी सीरीज का अध्ययन कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम लोग विभिन्न टॉपिक्स का अध्ययन कर चुके हैं। जैसे हिंदी भाषा के बारे में पढ़ चुके हैं और विगत क्लास में हम लोग संधि का भी अध्ययन कर चुके हैं। ठीक, इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग किसका अध्ययन करेंगे? छंद का अध्ययन करेंगे, जो व्यापम के वर्तमान में एग्जाम होने उसके दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना विलंब किए हम लोग छंद का टॉपिक प्रारंभ करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों छंद। क्या टॉपिक? छंद है। तो छंद के बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं कि छंद वास्तव में है क्या। तो देखिए, वैदिक काल की जब हम बात करते हैं तो वैदिक काल में आप जाइए तो लोग बहुत डरते थे। कोई मंत्र किसे डरता था? बोलता था आंधी तूफान आ जाएंगे, मरुत देवता नाराज हो जाएंगे। कोई कहता था पोषण के देवता नाराज हो जाएंगे, कोई कहता था इंद्र के देवता नाराज हो जाएंगे। तो इन सब से उन्हें बहुत डर लगता था। इस डर से बचने के लिए वो लोग क्या करते थे? मंत्रों का उच्चारण करते थे। जब मंत्रों का उच्चारण करते थे तो उनके और आसपास का एक आवरण बन जाता था, घेरा बन जाता था। जब वो घेरा बन जाता था वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करने लगते थे। तो इस संदर्भ में छंद का उल्लेख किया गया था। सर्वप्रथम उल्लेख यदि आपको मिलता है, पूछ लिया जाए तो इसका सर्वप्रथम उल्लेख आपको मिलता है दोस्तों ऋग्वेद में। किसे मिलता है? सर्वप्रथम उल्लेख आपको ऋग्वेद में मिलता है। और ऋग्वेद में किसे मिलता है? तो ऋग्वेद के 10वें मंडल के अंतर्गत पुरुष सूक्त में आपको इसका उल्लेख मिलता है। तो आप क्या लिख लेंगे? सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद के 10वें मंडल के अंतर्गत पुरुष सूक्त में। किसे मिलता है? पुरुष सूक्त में आपको इसका उल्लेख मिलता है। तो आप याद रखेंगे तो कहां पर इसका उल्लेख मिलता है? तो इसका आपको उल्लेख मिलता है ऋग्वेद के 10वें मंडल के अंतर्गत पुरुष सूक्त में आपको इसका उल्लेख मिलता है। इसको आप ऐसे पुरुष सूक्त भी लिखा आपको मिल जाएगा। ठीक, तो आपको इसमें मिलता है। जब हम आगे देखते हैं तो इस समय वेद हमें समझ में नहीं आ रहे थे। तो वेदों को समझने के लिए हमारे जो ऋषि मुनि थे, बुद्धिजीवी वर्ग था, उन लोगों ने एक ग्रंथ की रचना की जिसे हम कहते हैं वेदांग। किनकी रचना की? वेदांगों की रचना की। वेदांग में हम लोग संधि पढ़ चुके हैं, तो आप देख पा रहे होंगे कि इसमें कौन सी संधि आती है? दीर्घ स्वर संधि। वेद धन अंग, अर्थात वेद के जो अंग है वो क्या है? वेदांग है। तो वेदांग की संख्या थी दोस्तों 6। कितनी थे? 6। तो इसी में से एक वेदांग था क्या? एक था आपका छंद। क्या था? छंद। और जैसे हमने कहा कि वेदांग का मतलब होता है वेदों के अंग, इसलिए दोस्तों छंद को कहा जाता है वेद रूपी पुरुष के चरण। अर्थात आपसे पूछा जा सकता है कि छंद पादव चा वेदस्य, मतलब छंद क्या है? छंद वेद रूपी पुरुष के चरण है। अब चूंकि वेद को हम पुरुष क्यों कह रहे हैं? अब जब हमने अंग बोल दिया तो अंग चूंकि किस में हो सकते हैं? अंग केवल पुरुषों में हो सकते हैं, मानव में हो सकते हैं, इसलिए हमने क्या कहा? वेद रूपी पुरुष का अंग कहा। और छंद क्या होता है? आप मेंशन कर लीजिए कि छंद वेद रूपी पुरुष के चरण होते हैं। जैसे ही एक बार हम रिवीजन करवा देते हैं आपको। वेदांग आप लोगों ने जीएस में पढ़ा होगा, कौन कौन से होते हैं? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्ति, छंद और ज्योतिष। ज्योतिष को हम कहते हैं, क्या कहते हैं? वेदों की आंख कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, ये तो नॉर्मल सी चीजें हो गई। अब आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि जो छंद है, छंद शब्द का अर्थ क्या होता है? ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि इसका अर्थ क्या होता है। तो अब ध्यान दीजिए, ये जो छंद शब्द है दोस्तों, छद धातु से बना है। किससे बना है? छद धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है आह्लादित करना। आह्लादित करना अर्थात खुश करना। ठीक है दोस्तों, तो आप याद रखेंगे क्या होता है इसका अर्थ? आह्लादित करना या खुश करना। ठीक, ये जब भी आपसे पूछ लिया जाए कि छंद शब्द का अर्थ क्या होता है, जैसे हमने क्लास के प्रारंभ में ही बताया था कि ये क्या करता है? जो मंत्र होते थे हमें चारों तरफ से कवर कर लेते थे, हमारे चारों एक आवरण बना लेते थे। उस आवरण के कारण हम क्या? अपने आप को एक सुरक्षा कवच में महसूस करने लगते थे, जिससे हमारे अंदर
खुशी का प्रसार होता था। इसीलिए छंद का अर्थ क्या होता है, आह्लादित करना या क्या होता है, खुश करना, या इसी को हम क्या कह सकते हैं, आह्लाद। ये तो हो गया आपका छंद का सिंपल सा साधारण सा परिचय। अब बात आती है कि ऋग्वेद तो ठीक था दोस्तों, लेकिन ऋग्वेद के उपरांत जो छंद से संबंधित प्रसिद्ध ग्रंथ है वो किसने लिखा, या पूछा जा सकता है छंद के प्रणेता कौन है, छंद के प्रणेता कौन है, इसके जनक कौन है। तो जो वेदांग लिखा था दोस्तों, तो वहां पर छंद शास्त्र से संबंधित एक ग्रंथ है, छंद से संबंधित ग्रंथ है, उसे हम कहते हैं छंद शास्त्र। क्या कहते हैं, छंद शास्त्र। और उसकी रचना की गई थी पिंगल मुनि के द्वारा। किसके द्वारा की गई थी, पिंगल मुनि या पिंगल ऋषि के द्वारा। इसलिए आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि छंद के प्रणेता कौन है, तो आप क्या बताएंगे, पिंगल मुनि है। और पिंगल मुनि के कारण ही छंद शास्त्र को पिंगल शास्त्र भी कहा जाता है। आपका प्रश्न आ जाए कि छंद शास्त्र को और किस नाम से जाना जाता है, तो छंद शास्त्र को और किस नाम से जाना जाता है, उसे कहा जाता है पिंगल शास्त्र। छंद शास्त्र को दोस्तों और किस नाम से जाना जाता है, एक नाम दिया जाता है, पिंगल शास्त्र भी कहा जाता है। इसके बाद आपका प्रश्न बनेगा कि छंद कितने प्रकार के होते हैं। क्या पूछा जाएगा, छंद कितने प्रकार के होते हैं। तो आपसे जब भी प्रश्न पूछा जाए तो आप सीधे बताइएगा 3 प्रकार के होते हैं। क्या बताएंगे, 3 प्रकार के होते हैं। परंतु यदि प्रश्न ये पूछा जाए छंद मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं, क्या प्रश्न पूछा गया आपसे कि छंद मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं, तो आप लिख लीजिए मुख्य रूप से 2 प्रकार। मुख्य रूप से 2 प्रकार, ये आपके प्रश्न पूछा जाएगा। मान लीजिए आपसे सिंपल पूछ लिया गया कि छंद कितने प्रकार के होते हैं, तो आप बताएंगे 3 प्रकार के होते हैं। जब स्पेसिफाइड कर दिया जाए कि मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, तब कितने प्रकार के होते हैं, आपके 2 प्रकार से होते हैं। ये हो गया आपका छंद का परिचय। अब देख लेते हैं परिभाषा, और फिर इसके बाद हम छंद के अंगों पर बढ़ते हैं और विस्तृत अध्ययन करते हैं। तो जब भी आपसे पूछ लिया जाए, आपसे प्रश्न व्यापम का जो वर्तमान में पैटर्न चला जा रहा है वो क्या है, परिभाषा लिख देता है और बताता है कि यह जो परिभाषा है किसको प्रदर्शित कर रही है। तो क्या हम याद कर लेंगे परिभाषा कि देखिए छंद में बेसिकली होती मात्रा, यति, गति, तुक, ये सब होते हैं ना। इन सब से बंधी हुई रचना को छंद कहते हैं। क्या कहते हैं, मात्रा, यति, गति, तुक आदि से बंधी हुई रचना को छंद कहते हैं। तो क्या कविता में छंद होता है या गद्य में छंद होता है, तो हमेशा याद रखिएगा कोई भी कविता छंद के बिना नहीं लिखी जा सकती। कोई भी कविता छंद के बिना नहीं लिखी जा सकती। मतलब कविता का मुख्य आधार छंद ही होता है, रस और अलंकार नहीं होते। क्योंकि अलंकार तो कहां पर आ सकते हैं, गद्य में भी आ सकते हैं। अलंकार काव्य किस में आ सकते, काव्य में आ सकते, कविताओं में आ सकते हैं। परंतु जो छंद होते हैं, छंद सदैव कविताओं में आते हैं। इसलिए कविताओं का आधार ही क्या होता है, आधार छंद होता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम हेडिंग डालते हैं सीधे छंद के अंग कौन कौन से है, और उसी से हम लोग आगे बढ़ते चलेंगे। तो हेडिंग डालिए छंद के अंग। छंद के अंग, और यह भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा छंद का अंग है। नहीं, अब हम इसको पूरा फ्लोचार्ट इसका बनाते हैं। तो चलिए सबसे पहला जो हम लिखेंगे दोस्तों, छंद के अंग में हमें लिखना है पद, पाद या चरण। क्या लिखना है, पद, पाद या चरण, ये अपना पहला अंग होता है। दूसरा आप लिखेंगे दोस्तों यति। क्या लिखेंगे, यति। तीसरा आप लिखेंगे, लिखिए तीसरा तुक। चौथा लिखेंगे आप गण। पांचवा लिखिए वर्ण और मात्रा। लिख लिया दोस्तों, वर्ण और मात्रा। आगे लिखेंगे संख्या और क्रम। क्या लिखेंगे, संख्या और
क्रम लिखेंगे, ये आपके हो गए क्या, पूरे के पूरे। एक और लिखेंगे गति, गति, और एक बचता आपका संख्या और क्रम। तो ये जो हमने संख्या और क्रम को स्किप किया, उनमें से ये सबसे महत्वपूर्ण होते हैं, पद, पाद या चरण, यति, तुक, गण, वर्ण और मात्रा और गति। अब आपसे पूछ लिया जाता है इनसे प्रश्न कैसे आएंगे, अब लास्ट में डिस्कस करेंगे, पहले समझ लेते हैं क्या होता है। पद, पाद या चरण की बात जब की जाती दोस्तों, तो हमेशा याद रखिएगा, आप लोग मान लीजिए कोई दोहा पढ़ते हैं, क्या पढ़ा आपने, दोहा पढ़ा, मान लीजिए एक दोहा हम खुद पढ़ते हैं, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहुषु दशरथ अजर बिहारी। हमने क्या दोहा पढ़ा, मंगल भवन अमंगल हारी। अब देखिए जब हम बोल रहे थे तो कहीं पर सांस ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, या फिर एक और सुनिएगा, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सोन, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। तो हम जहां जहां पर रुक रहे थे, वो आपका जहां जहां पर आपका क्या लिखे, अल्प विराम दिख जाए, तो आपका कहलाएगा पद, पाद या चरण। क्या कहलाएगा, पद, पाद या चरण। अब यहां पर एक बात ध्यान दीजिएगा, ये आपका होगा क्वाड्रेंट, आप मैथमेटिक्स में पढ़ते होंगे, एक्स वाई जेड है ना, एक्स वाई पढ़ा तो इसे कहते हैं फर्स्ट, इसे कहते हैं सेकंड, थर्ड, फोर्थ। मान लीजिए हमने ऐसा लिखा, तो अब देखिए इसका एक भाग यदि हम ये उठाएंगे तो इसे क्या कहेंगे आप, चतुर्थांश कहेंगे कि नहीं कहेंगे। इसीलिए हम पद, पाद या चरण को चतुर्थांश भी कहते हैं। तो एक पॉइंट लिख लीजिए, पूछा गया है कि छंद, किसी भी छंद अथवा छंद को पढ़ते समय जो एक भाग होता है, जब पद होता है, उसे और किस नाम से जाना जाता है, तो उसे अन्य किस नाम से जानते हैं, उसे हम जानते हैं चतुर्थांश। क्या कहते हैं, इसे हम चतुर्थांश भी कहते हैं। तो जब भी आपसे पूछ लिया जाए, क्या पूछ लिया जाए कि पद, पाद या चरण को और किस अन्य नाम से जानते हैं, तो उसे हम चतुर्थांश के नाम से भी जानते हैं। एक पॉइंट हम यहां पर और लिखेंगे, पूछ लिया जाए किसी भी छंद में अधिकांशतः या प्रायः कितने चरण होते हैं, तो आप लिख लीजिए अधिकांशतः कितने चरण होते हैं, 4 चरण होते हैं। अधिकांशतः 4 चरण होते हैं। देखिए 6 चरण वाले भी छंद होते हैं, परंतु हमने क्या अधिकांशतः मतलब मोस्ट ऑफ केस में क्या होंगे, कोई भी छंद दिया होगा उसमें आपके 4 चरण उपस्थित होंगे। अब हम यहां लाइन लिख रहे हैं, तब देखिएगा हमने लिखा रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरही, मोते मानस चून। देखिए अब यहां पर हम लोग 2 चीजें और देखेंगे कि चरण जो होते हैं दोस्तों 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। अब जब हमने इसको पढ़ा तो देखिए पहले हम यहां से यहां तक गए, गए कि नहीं गए, यहां पर हमने सांस ली कि नहीं ली, रहीमन पानी राखिए, क्योंकि हमें लय भी बनानी। तो जब हमने सांस ली तो इसे हम कहते हैं पहला चरण। क्या कहते हैं, पहला चरण। और जैसा कि हमने आपको बताया कि आप क्या देखेंगे, अल्प विराम, अल्प विराम लगा हुआ कि नहीं लगा हुआ है, तो पहला चरण हो गया। इसके बाद आगे जाएंगे तो क्या होगा, ये आपका दूसरा, इसी प्रकार से क्या हो गया, तीसरा, और ये क्या हो गया आपका चौथा चरण। अब आप मैथमेटिक्स आप पढ़ रहे होंगे, पटवारी की तैयारी कर रहे हैं, व्यापम की तैयारी कर रहे हैं, या किसी की भी, तो मैथमेटिक्स अब देख रहे हो तो आपको क्या दिख रहा है, 1 2 3 और 4। जब आप 1 2 3 4 देख रहे हो तो आपके दिमाग में कुछ ना कुछ तो क्लिक कर रहा हो कि 1 2 3 4 है क्या। तो जब आप गौर से इस पर मंथन करेंगे तो आप पाएंगे कि इसमें सम और विषम संख्याएं दिख रही हैं कि नहीं दिख रही हैं। जब सम और विषम दिख रही हैं तो यहां से एक चीज और निकल कर आती है कि छंद में 2 प्रकार के चरण हो रहे हैं, एक तो सम चरण हो रहे हैं और दूसरा विषम चरण हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं, एक सम और दूसरा विषम चरण हो रहा है। तो यहां पर हमेशा याद रखिएगा चरण कितने प्रकार के होते हैं। प्रकार यदि हम देखा जाए तो हम 2 भागों में बांटते हैं, एक होता है आपका सम चरण, और अच्छे से देख लीजिएगा क्योंकि बाद में फिर समस्या नहीं आनी चाहिए, दूसरा होता है आपका विषम चरण। एक होता है सम चरण और दूसरा विषम चरण। तो सम चरण आपके कौन कौन से हो जाएंगे, दूसरा और
चौथा, और विषम चरण कौन से हो जाएंगे, पहला और तीसरा। और ये दोस्तों आपको बाद में काम आएंगे जब हम लोग क्या पढ़ेंगे, छंद के प्रकार पढ़ेंगे, सममात्रिक कैसे हैं, विषम मात्रिक कैसे हैं, वहां पर ये आपके चरण काम आएंगे। तो हमेशा याद रखिएगा सम चरण कौन कौन से कहलाते हैं, किसी भी पंक्ति के दूसरे और चौथे चरण को क्या कहते हैं, हम सम चरण कहते हैं, और दिए गए छंद के पहले और तीसरे चरण को हम विषम चरण कहते हैं। चलिए ये चरण हो गया, अब समझ में आ गया होगा आपको कि पद, पाद और ये सब क्या होते हैं। ठीक, चलिए अब हम लिखते हैं यति के बारे में। किसके बारे में, यति पर चर्चा। अब देखिए दोस्तों कि यदि आप सांस नहीं लेंगे तो चीजें डिस्टर्ब हो जाएंगी, हो जाएंगे नहीं हो जाएगी। सांस ना लेने से हो सकता है आपको अटैक भी आ जाए। तो पहले के जो कवि थे ना, वो जानते थे कि भविष्य में समस्याएं उत्पन्न हो सकती है लोगों के सामने, क्योंकि वर्तमान में कार्डियक अटैक तो सबसे ज्यादा आ रहे हैं। तो उन्होंने भविष्य को सोचते हुए यति नामक शब्द उपयोग कर लिया। क्या किया उन्होंने, यति नामक शब्द प्रयोग किया कि आप भैया भगिए नहीं, जल्द का काम क्योंकि शैतान का होता है, इसलिए हमें जल्द का काम नहीं करना है, आराम से जाना है। तो आपसे पूछ लिया जाए यति का अर्थ क्या होता है, तो यति का अर्थ होता है आपका ठहराव। क्या होता है, ठहराव या विराम। तो अब प्रश्न कैसे आएगा आपका, प्रश्न ऐसे आएगा कि छंद को पढ़ते समय या बोलते समय जब कुछ समय के लिए बीच बीच में रुका जाता है तब उसे क्या कहते हैं। छंद को पढ़ते समय जो हम कुछ समय के लिए रुकते हैं, पल भर के लिए रुकते हैं, क्षण भर के लिए रुकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे आपका क्या कहते हैं, यति कहते हैं। तो आप याद रखिएगा यति क्या होती है, छंद को पढ़ते समय कुछ समय के लिए रुकना, वो कहलाती है आपकी यति। अब आपका पूछा जाएगा तुक क्या है, क्या पूछा जाएगा, तुक। तो तुक का मतलब होता है दोस्तों, इसमें केवल आप ये लिख लीजिए, तुक का तात्पर्य यह होता है कि छंद की पंक्ति के अंत में जो वर्णों की समानता होती है। इसका मतलब क्या होता है, छंद के पंक्ति के अंत में वर्णों की समानता। क्या होती है दोस्तों, छंद की पंक्ति के अंत में जो वर्णों की समानता होती है उसे तुक कहते हैं। अब चूंकि आप फ्लैशबैक में जाइए, हम लोगों ने पढ़ा था घोष और अघोष वर्ण पढ़े थे। जब घोष शब्द हमने कहा था तो उसमें दो चीजें छिप गई थी, एक सघोष और दूसरा अघोष। इसी प्रकार ये जो तुक है ये भी दो चीजों को लेकर चलता है, अर्थात किसी में वर्णों की समानता भी हो सकती है और किसी में नहीं भी हो सकती है। तो जिनमें समानता होती है उन्हें हम कहते हैं तुकांत, और जिनमें नहीं होती उसे कहते हैं अतुकांत। तो यहां पर उसकी आवश्यकता नहीं, आप केवल इतना याद रखिए तुक का मतलब क्या होता है, छंद की पंक्ति के अंत में वर्णों की समानता। जैसे हम एक छंद पढ़ रहे हैं, गौर से सुनिएगा कि जैसे हमने मान लीजिए हमने क्या कहा, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना और जहां कुमति तहां विपत्ति निदान। क्या पढ़ा हमने, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना। अब आखिरी में नाना आया कि नहीं आया, फिर दूसरी लाइन हमने पढ़ा जहां कुमति तहां विपत्ति निदान। तो आखिरी में ये जो नाना की आवृत्ति हो रही दोस्तों, वह है आपका तुक। इसी को कहते हैं तुक बंदी भी कहते हैं। और इसी समय आप लोग इतिहास में दिए वर्ड हिस्ट्री भी पढ़ा हुआ थोड़ा बहुत, तो उस समय तुष्टिकरण और तुक बंदी की नीतियां चलती थी। ठीक, ये इसी से आई, मतलब एक जैसे मिल जाएं उसे कहते हैं तुक बंदी। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब लिखा हमने गण, अगला क्या लिखा है दोस्तों, अगला लिखा हुआ है गण। अब गण का मतलब क्या होता है, जो इससे प्रश्न आता है सबसे पहले हम वो देखेंगे। तो हमेशा याद रखिएगा जो प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि गण कितने वर्णों का समूह होता है, तो गण में याद रखिएगा 3 वर्णों का समूह। कितना होता है, 3 वर्णों का समूह। इसके बाद आगे इस पर विस्तृत चर्चा हम लोग करेंगे। गण क्या होता है, 3 वर्णों का समूह होता है और इसके आधार पर ही वर्णिक छंदों की पहचान होती है। आपसे पूछ लिया जाए वर्णिक छंदों की पहचान है तो छंद का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है, तो आपका गण होता है। और यहां पर लिख लीजिए वर्णिक छंदों की पहचान। ठीक, वर्णिक या वार्णिक भी लिखते हैं, छंदों की पहचान। ठीक, इसके बाद लिखा वर्ण या मात्रा। क्या लिखा है दोस्तों अगला अंग, वर्ण या मात्रा। अब जब वर्ण और मात्रा लिखा तो यहां पर आपको फिर से फ्लैशबैक में ही जाना होगा, फ्लैशबैक में जाना है आपको। तो अब आप ध्यान दीजिएगा,
हम लोगों ने जब वर्ण और मात्रा की यदि चर्चा कर रहे हैं तो आपको वर्णमाला में याद होगा कि हम लोगों ने पढ़ा था कि कुछ दीर्घ वर्ण थे और कुछ क्या थे, कुछ ह्रस्व वर्ण थे। क्या थे? कुछ बड़े, जिनके साथ आप लोग बोलते थे क्या, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, और किसी के साथ बोलते थे छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ। तो जो छोटे छोटे होते थे उन्हें हम कहते थे ह्रस्व। तो जब छंद शास्त्र में हम प्रवेश करते हैं दोस्तों, तो सबसे पहले देखिए वर्ण के बारे में दो चीजों का अध्ययन करना है, एक वर्ण और दूसरा में देखना है मात्रा। ठीक, तो जब वर्ण पर आप चर्चा करते तो आप दो चीजें पाएंगे, क्या क्या? एक पाते हैं आप ह्रस्व वर्ण, ह्रस्व, और दूसरा पाते हैं आप दीर्घ। क्या पाते हैं? एक ह्रस्व वर्ण पाते हैं और दूसरा दीर्घ। अब यहां पर ह्रस्व में कौन कौन से हो जाएंगे, और जितने में आप छोटा छोटा लगाते हैं, छोटा आ, छोटी ई, छोटा उ और री, ये आपके क्या हो गए, ह्रस्व वर्ण कहलाते हैं। और इसके अतिरिक्त अब जितने ही बचे, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, आई, ओ और औ, ये आपके क्या कहलाएंगे, क्या कहलाएंगे, दीर्घ वर्ण। अब ध्यान दीजिएगा क्योंकि मात्रा गिनने में हमारी मदद करेंगे। ठीक, इसके उपरांत मात्रा लिखा हमने, तो जैसे हम जानते हैं कि मात्राएं केवल स्वर वर्णों की होती है, किसकी होती है, स्वर वर्णों की होती है। चूंकि वर्ण यहाँ दो प्रकार के, ह्रस्व और दीर्घ है, इसलिए दोस्तों हम मात्राओं को भी अध्ययन दो भागों में करते हैं। कितने भागों में, दो भागों में करते हैं। तो एक को कहते हैं हम लघु और एक को कहते हैं हम गुरु। क्या कहते हैं, बाकी हम विस्तृत अध्ययन आगे करें। क्या कहा हमने, एक को लघु कहा और दूसरे को गुरु। जो लघु होता है दोस्तों उसकी संख्या क्या होती है, एक गिनती, और गुरु की संख्या हम दो गिनते हैं। लघु के कितने गिनते हैं, एक, और गुरु की हम दो काउंट करते हैं। अब यहां पर दोस्तों लघु को हमेशा याद रखिए, एक खड़ी पाई से डिनोट कर, एक खड़ी पाई से डिनोट करते हैं और गुरु को एस से करते हैं। एस मतलब प्लुत स्वर से हम गुरु की मात्रा को डिनोट करते हैं। ठीक, ये हो गया आपका। और आखिरी लिखा हमने गति। क्या लिखा है, गति। अब ये बताइए, जैसे अभी हमने एक दोहा पढ़ा, क्या पढ़ा था, चौपाई पढ़ी थी कि जहां सुमति तह संपत्ति नाना, जहां कुमति तह विपत्ति निदान। अब मान लीजिए अब हम इसको ऐसे पढ़ते, जहां कुमति तह संपत्ति नाना, जहां सुमति, जहां कुमति तह विपत्ति निदाना। तो जब आप ऐसे पढ़ेंगे तो क्या उसमें आनंद आ रहा है, नहीं आ रहा है ना। तो ये आनंद लाने के लिए हमें उसमें लय चाहिए होती, क्या चाहिए होता, लय चाहिए होता, प्रवाह चाहिए होता। तो उसी को हम कहते हैं गति। तो इसका मतलब होता है प्रवाह, या क्या होता है गति, या क्या कहेंगे इसे, आप प्रवाह कह सकते हैं, या इसे कह सकते हैं लय या लयबद्धता। तो आपसे प्रश्न कैसा आएगा, छंद को पढ़ते समय जो लय होता है, जो प्रवाह होता है, उसे हम किस नाम से जानते हैं, तो उसे हम गति के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं, गति के नाम से हम जानते हैं। ये हो गए आपके छंदों के अंग। अब आपको किसी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, जल्दी से हम फिर से देख लेते हैं। पद, पाद या चरण की चर्चा की जाए तो क्या होता है, चतुर्थांश होता है, अधिकांशतः 4 चरण होते हैं और 2 भागों में से बांटते हैं, एक सम चरण और दूसरा विषम चरण। दूसरा हमने लिखा यति, यति का मतलब होता है विराम या ठहराव। जब भी छंद को हम पढ़ते हैं, छंद पढ़ते समय कुछ पल के लिए जो हम रुकते हैं सांसों को लेने के लिए, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम यति कहते हैं। जब तुक की बात आती है, तुक का मतलब क्या होता है, जैसे ही पंक्ति समाप्त हो उसके अंत में जो वर्ण हो, दूसरी पंक्ति के समाप्ति में भी वही वर्ण हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, तुक। मतलब सिंपल सी बात है, वर्णों की समानता। इसके बाद हमने लिखा गण। गण क्या होते, 3 वर्णों का समूह होता है और इसी के आधार पर हम वर्णिक छंदों की पहचान करते। फिर लिखा हमने वर्ण और मात्रा। जब वर्ण और मात्रा की बात की जाती है तो क्या होते हैं, वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, एक ह्रस्व वर्ण होते हैं, दूसरे दीर्घ वर्ण होते हैं। जो ह्रस्व होते हैं, जिनके साथ हम छोटा छोटा लगाते हैं, क्या कहलाते हैं, ह्रस्व कहलाते हैं, और जो बचे वो सभी क्या हैं, दीर्घ वर्ण। अब चूंकि वर्ण जब 2 प्रकार के, तो मात्रा भी 2 ही प्रकार की होगी। ह्रस्व की मात्रा को हम क्या कहते हैं, लघु कहते हैं, और दीर्घ की मात्रा को हम गुरु कहते हैं। इस प्रकार से हमारे छंद के अंक समाप्त हुए। चलिए अब अगले टॉपिक पर प्रवेश करते हैं, इसके अगले हेडिंग पर, मात्राओं गिनना। मात्रा गिनने के नियम। दोस्तों ये समझ में आ गया और गण समझ में आ गए तो आपका छंद हो गया कंप्लीट।
तो मात्रा गिनने के नियम में आपको देखिए सबसे पहला पॉइंट जो याद रखना है, देखिए हम लोगों ने परंपरागत रूप से स्वर कितने पढ़े, 13 स्वर पढ़े। कौन कौन से होते हैं? छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, री, ये जितने भी होते हैं, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए, आई, ओ, औ, अम, आहा, ये सब आपने पढ़े। तो यहां पर आप याद रखिएगा जितने भी हर्ष स्वर हैं, क्या है? हर्ष स्वर हैं। कौन कौन से हैं? देखिए छोटा अ, छोटे ए, छोटा ओ और री, ठीक, इनके एक मात्रा गिनी जाती है। कितनी मात्रा गिनी जाती है? एक मात्रा गिनते हैं। क्या गिनते हैं दोस्तों? इनकी हम एक मात्रा काउंट करते हैं। इसके अलावा इसके अतिरिक्त कौन कौन से स्वर बचे? दीर्घ स्वर हम उन्हें लिख ले रहे हैं पूरे का पूरा मेंटेन करके। तो कौन कौन से बचे? देखिए बड़ा आ बचा, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आई, ओ, औ, इसी के साथ परंपरागत स्वर भी शामिल हैं इसमें, अम और आहा। इन सब की हम दो मात्रा गिनते हैं, ठीक, और इनको हम बताएंगे आपको क्यों दो मात्रा हो रही, ठीक। दो नियम ये हो गए। और तीसरा नियम आपको लिखना है दोस्तों, हमेशा याद रखिएगा, जब भी संयुक्त वर्ण आ जाए, क्या आ जाए? संयुक्त वर्ण आ जाता है तो उसके पहले वाले की हमेशा हम दो मात्रा गिनेंगे। संयुक्त वर्ण के पहले वाले वर्ण की दो मात्रा गिनते हैं, ठीक, ये हो गया। और लास्ट नियम है आपका चौथा नियम है। चौथा नियम क्या कहता है दोस्तों? चौथा नियम गौर से ध्यान दीजिए, जब भी आपका क्या आ जाए? चंद्र बिंदु, क्या आ जाए? चंद्र बिंदु, तो चंद्र बिंदु की हम एक मात्रा गिनते, इक्वल टू एक मात्रा। क्या लिखा हमने? पहला नियम लिखा कि जितने भी छोटे छोटे बेचारे बच्चे हैं, तो बच्चों को एक एक चॉकलेट देके आप संतुष्ट कर देंगे, तो कितने हो गए? एक हो गए ना पूरा का पूरा। अब जब बड़े हैं तो उसे क्या करेंगे? ससुरा जाके एक साथ उठाएंगे, लड्डू पेड़ा लाएंगे तो एक साथ दो दो चार चार उठाएंगे। तो यहां पर चूंकि हमारे पास बाउंडेशन है, क्या है कि आप कितना भी खा लो लेकिन आपकी गणना दो ही होगी। छंद शास्त्र कहता है दो से अधिक हम आपको मानेंगे ही नहीं। आप चाहे 50 खाओ चाहे 100 खाओ, तो ये चाहे कितना उठा ले बड़े बड़े, लेकिन हम इनकी कितनी मात्रा गिनेंगे? इनकी हम दो मात्रा गिनेंगे, ठीक है। अब फिर लिखा हमने संयुक्त वर्ण वाले वर्ण की दो मात्रा, संयुक्त वर्ण के पहले वाले वर्ण की, किसके? पहले वाले वर्ण की हम दो मात्रा गिनते। अब आप गौर से ध्यान दीजिएगा। चलिए ये तो हमने लिख दिया नियम, लेकिन अब कैसे हम दो गिनते, कैसे एक गिनते, उसके लिए अब देखिए एक लाइन लगी, क्या है? एक लाइन में ए, चार लोग खड़े हैं, ए खड़ा है, फिर बीच में बी खड़ा है, फिर ये बड़े खड़े हैं, सी खड़ा है, डी खड़ा है। ऐसी आपकी एक लाइन लगी। मान लीजिए इसने इसे पुश किया, क्या किया? धक्का दिया। जब धक्का दिया तो ये बेचारा जो बच्चा है छोटा, इसका भार किसके ऊपर जाएगा? किसके ऊपर जाएगा? आगे वाले के ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा? क्योंकि छोटा है पूरा का, इसका कुछ तो भार है। लेकिन जब ये भार भी उस पर जाएगा तो ये बेचारा एक हो या दो हो, हमेशा दो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मान लीजिए जैसे लिखा है जा, आधा गा और पूरा गा। क्या लिखा है? जग्गा लिखा है। अब जब जग्गा लिखा है दोस्तों, इसने इसे पुश किया तो ये इसके ऊपर आएगा कि नहीं आएगा? जब ये इसके ऊपर आता है तो ये जो होता है, या एक छोटा यदि माना जा रहा है ना, तो इसे हम कर देते हैं बड़ा, और इसकी मात्रा दो होगी। क्या हो जाएगा? पुश करेगा। आप प्रैक्टिकली देखिए, बच्चे का भार आगे वाले व्यक्ति पर आएगा कि नहीं आएगा? तो उसका खुद का तो भार है ही है, साथ में आधे का भी भार आ जाएगा, इसलिए आगे वाले की हम दो गिनते। अब चूंकि हमने वहां पर सबको एक साथ समाहित कर दिया है, हमने बोल दिया संयुक्त वर्ण। क्या बोल दिया? संयुक्त वर्ण। तो संयुक्त वर्ण अक्षर का मतलब क्या होता है? ये आधा का या लिखा, ये भी संयुक्त है आपका, है कि नहीं है? इसके अलावा आप चार तो अच्छे से याद होंगे आप सभी को, छा, छत्री, त्रा, त्रिशूल, ज्या और क्या आपका स्रा। ये चार आपके संयुक्त वर्ण तो है ही। इसके अतिरिक्त जितने भी वर्ण आपको दिख जाए जिसमें आधा और पूरा हो, मान लीजिए ऐसा लिखा है, क्या लिखा? ऐसा लिखा है धर्म, तो क्या यहां पर ये संयुक्त वर्ण? बिल्कुल है सर। क्यों संयुक्त वर्ण? हमने यहां पर सिंपल समझ लिया कि वह यह क्या होता है, उन दो वर्णों का मेल होता है दोस्तों, जिसमें एक आधा हो और एक पूरा हो। जब भी आपको ऐसा दिख जाए तो उसके आगे वाले में कितनी मात्राएं कर लेंगे आप? दो मात्रा कर लेंगे। अब चूंकि देखिए हम इसकी दो मात्रा क्यों गिन रहे हैं,
इसकी और इसकी दो मात्रा हमने कहीं ना काउंट करेंगे, कहीं ना, क्योंकि आप सब मैथमेटिक्स जानते हैं, जितने भी प्रिंसिपल्स और रूल्स आते हैं वो प्रैक्टिकल के बाद आते हैं, प्रश्नों को सॉल्व करने के बाद ही हम निकाल पाते हैं कि आपका ये रूल यहां पर अप्लाई होगा, यहां पर नहीं होगा। अब देखिए इसका उच्चारण हम क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मतलब आ के बाद माँ का उच्चारण आपको सुनाई दे रहा है, दे रहा है कि नहीं दे रहा है? तो जब आ के बाद माँ का उच्चारण आपको सुनाई दे रहा है तो ये ऐसा लिखा जाएगा, आ के बाद माँ आएगा हलंत वाला। आया कि नहीं आया? और जब आया तो ये क्या होगा, ये आधा है कि नहीं, अब आधे का वेटेज इस पर आएगा कि नहीं आएगा? जब इस पर वेटेज आ गया तो बेचारे छोटे से क्या हो जाएगा, बड़ा, इसलिए इसकी हम दो मात्रा गिनते हैं। क्लियर? अब इसी प्रकार अह, तो अब हम लोगों ने जब विसर्ग पढ़ा तो हम लोगों ने देखा था कि विसर्ग का उच्चारण तो साहब क्या होता है, हा होता है, परंतु लिखा ये सा जाता है। तो ऐसे लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? तो जब ऐसे लिखा, ये आधा वर्ण है कि नहीं है, अब इसका वेटेज कहां जाएगा आपका, आप पे जाएगा कि नहीं जाएगा? जब आप पे गया तो इसकी कितनी मात्रा हो गई, दो हो गई कि नहीं हो गई? इसलिए हम इन दोनों की कितनी मात्रा गिनते हैं, दो दो मात्राएं गिनते हैं। क्लियर हो गया दोस्तों? चलिए अब ये सब कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गए होंगे मात्रा गिनने के। अब हम लोग कुछ शब्द लिखते हैं जिससे कि हमें पता चले क्या हम मात्रा गिन पाएंगे कि नहीं गिन पाएंगे। मान लीजिए हमने एक शब्द लिखा, थोड़ा आसानी से लिखते हैं, रावण। ठीक, क्या लिखा हमने, रावण। ठीक, यहीं पर जैसे लिखा हुआ है, मान लीजिए हमने लिख लिया फिर सक्षम, फिर एक हमने लिखा कृपा निधान। चलिए ये चार शब्द लिखा, फिर हम एक लिख देते हैं जहां। ठीक, और जैसे हमारे YouTube चैनल का नाम है क्या, एमपीडिया, चलिए हम वो भी लिख देते हैं, मापीडिया लिख दिया हमने, लिख दिया। अब चलिए इनकी मात्राएं हम काउंट करते हैं। ठीक, तो आप यहां देखेंगे तो ये तो आसान है आपके लिए। और एक बात और याद रखिए, यदि इसमें भी दिक्कत आ रही है तो एक लाइन और लिख लीजिएगा, क्योंकि हमें पता आप लोगों को दिक्कत आएगी, आसान तो होता नहीं है करना। तो 12 खड़ी पढ़ी है ना, ये कम कहा, छोटा का, बड़ा का, छोटे के, बड़े के, छोटा को, बड़ा को, फिर क्या आ गया आपका क्र, फिर आ गया आपको के, कई, को, कऊ। तो इससे आपको यह क्लियर रहेगा कहां पर हमें कितनी मात्राएं गिननी। तो इसकी आपकी दो मात्रा होती, इसकी दो, इसकी एक, दो, एक, दो, एक, दो, एक, दो, दो, दो और दो, ये चीजें आप ध्यान रखिएगा। ठीक, अब इस आधार पर हम मात्राएं काउंट करते हैं, और चूंकि हमें पता है मात्रा किसकी होती है, स्वरों की होती। तो यहां पर रावण जबकि मात्रा आप काउंट करेंगे तो आप देखेंगे इसमें क्या लगा है, रा में बड़ा आ जुड़ा हुआ, क्या जुड़ा है, बड़ा आ जुड़ा है, तो इसकी मात्रा आप लिखेंगे दो। कितनी लिखेंगे, दो लिखेंगे। अब इस वा में देखेंगे तो वा में क्या आ जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है, क्योंकि यदि बिना स्वर का लिखा जाता तो इसमें हलंत लगा होता। क्या लगा होता, हलंत। जब हलंत नहीं लिखा है तो इसका मतलब क्या है, ये पूरा है और इसमें आ संलग्न है, तो इसकी मात्रा कितनी गिनेंगे हम दोस्तों, एक गिनेंगे। इसी प्रकार ना में क्या है, आ है, छोटा है कि नहीं है, तो यहां पर भी हम एक मात्रा गिनेंगे। इस प्रकार रावण में कितनी मात्राएं हो गई, रावण में आपकी हो गई चार मात्राएं। ठीक, अब जैसे ये लिखा सक्षम, क्या लिखा हुआ है, सक्षम। अब चूंकि हम यदि जल्दबाजी में काउंट करेंगे तो एक, दो, तीन मात्राएं, परंतु हमने पढ़ा है कि जो संयुक्त वर्ण होते हैं, क्या होते हैं, संयुक्त वर्ण या अक्षर होते हैं, उनके पहले वाले वर्णों की हम कितनी मात्रा काउंट करते हैं, दो मात्रा काउंट करते हैं। तो इसकी एक तो है ही, लेकिन इसके कारण इसकी कितनी मात्रा हो जाएंगे, इसकी मात्रा हम गिनेंगे दो। कितनी गिनेंगे, दो। तो एक से बढ़ के कितना होगा, ये हो गया दो। अब इसमें कितनी मात्रा हो गई, छा में एक और माँ में एक। इस प्रकार सक्षम में कितनी मात्राएं हो जाएंगी, आपकी चार मात्राएं हो जाएंगी। कितनी हो जाएंगे, चार। अब इसलिए हम लोगों ने पहले ही देख लिया था संयुक्त वर्ण, क्यों, छा छत्री हम भूल गए कि कैसे लिखा जाता है, क्योंकि छा लिखा जाता है ऐसा, तो सक्षम वास्तव में ऐसा है, और आधे वर्ण के पहले वाली मात्रा तो वैसे भी दो हो जाती है। तो इस प्रकार सक्षम में कितनी मात्रा हो गई, आपकी चार मात्रा। फिर हमने लिखा है कृपा निधान, क्या लिखा है, कृपा निधान लिखा है। तो अब रा में कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि हमने विगत क्लासों में अध्ययन किया है कि यदि नीचे सी बना हो, क्या बना हो, सी बना हो, तो वह ऋषि होता है, ना कि रा होता है। क्या होता है,
ऋषि होता है। तो यहाँ पर क्या वो रा नहीं है, यहाँ पर क्या ऋषि लगा है, क्या लगा है, ऋषि लिखा हुआ है। तो जब ऋषि लिखा हुआ है तो इसकी कितनी मात्रा, यहाँ देखिए ऋषि वाले कितनी मात्रा होती है, एक मात्रा होती है। तो इसकी एक मात्रा हो गई, इस पा की कितनी हो गई, 2 हो गई। अब हम एस बना के लिख रहे हैं, ठीक है। नी ना में छोटे ई लगे है ना, तो छोटे ई की मात्रा कितनी है, ये देखिए एक मात्रा हो गई। ये क्या बड़ा है कि नहीं है, तो बड़ा कितनी मात्रा हो गई आपकी, 2 हो गई। और ना की कितनी, 1। तो इस प्रकार कृपा निधान में कितनी हो गई, 1 2 1 3 1 4 2 6 1 7। कितनी मात्राएं हो गई, 7 मात्राएं हो गई। अब कुछ लोगों को यहां समस्या आ सकती है, जहां अब मान लीजिए तहां लिखा है, अब इनमें कितनी मात्राएं हैं, तो जहां में आप देखेंगे 1 हो गई। अब आपको समस्या आएगी, सर ने तो बताया चंद्र बिंदु की 1 मात्रा काउंट करते हैं, क्या करते हैं, चंद्र बिंदु की 1 मात्रा काउंट करते हैं। परंतु थोड़ा सा आप संधि में जाइए, दीर्घ संधि, गुण संधि, वहां हम लोगों ने पढ़ा था कुछ भी हो जाए यदि बड़ा आ गया तो वैल्यू तो हमेशा बड़े की रहेगी। किसके रहेगी, मान लीजिए कोई सभा है, सभा में 4 बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं और उन चारों बुद्धिजीवी में से एक 5वां और आ जाता है, और वो 5वां मान लीजिए कौन है, वो है भारत के प्रधानमंत्री महोदय। तो चर्चा किसकी होगी, फिर आपकी चर्चा होगी प्रधानमंत्री महोदय को, चारों बुद्धिजीवी क्या हो जाएंगे, साइड हो जाएंगे। तो यहां पर भी वही चीजें होती हैं, ये क्या, ये सबसे बड़ा है। तो जब बड़ा हो गया दोस्तों, तो यहाँ पर इसकी जो आधा था ना, इसकी 1 मात्रा, इसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी, और इसकी हम कितनी मात्रा काउंट करेंगे, 2 मात्रा काउंट करेंगे। परंतु जब यह केस आ जाता तो यहाँ इसकी भी 1 और इसकी भी 1, तो जहां में आपकी 3 मात्राएं हो गई और तह में आपके 2 मात्राएं हो गई। इस प्रकार आपके सम्मुख कोई भी शब्द आ जाए, आप मात्राओं को काउंट कर सकते हैं। अब जैसे देखिए, अभी आज के न्यूज़पेपर में हमने पढ़ा था कि प्रेमियों का त्योहार चालू होने वाला है, तो उससे रिलेटेड हम 2-3 शब्द लिख रहे हैं, उनकी मात्राएं हम काउंट करते हैं। तो जैसे मान लीजिए आपका लिख गया प्रेम, फिर लिख गया आपका प्यार, फिर आपका लिख गया मान लीजिए शंकर, ये 3 शब्द हैं। अब इसमें आप काउंट करिए कितनी मात्राएं होंगी, तो आप देख पा रहे होंगे कि इसमें समस्या आ रही होगी आपको कि प्रा में कितनी मात्राएं काउंट कर लें। तो चलिए 2-3 प्रा के लिखते हैं, फिर हम एक वो निकाल लेते हैं कि हम क्या समझ लें। मान लीजिए हमने एक लिखा प्रकार, एक लिखा प्रासाद, ठीक, ये प्रासाद भी सही। इस प्रासाद का मतलब होता है महल, और जो छोटा प्रसाद होता है वो शंकर जी का प्रसाद होता है जो आपको मिलता है, ठीक है। तो जैसे प्रेम लिखा, तो वास्तव में देखा जाए इंग्लिश में तो ये ऐसा है, PREM। जब ऐसा देखा तो हमने पाया दोस्तों कि यहां पर पा आधा है, फिर रे लिखा है, और फिर क्या लिखा है, मां। क्या लिखा है, पा आधा लिखा हुआ है, फिर रे लिखा है, और फिर मां लिखा है। जब यहां पर आए तो हमें पता है कि आधे वर्ण की मात्रा का बाहर आगे की ओर जाता है। अब चूंकि आधे वर्ण के आगे तो कोई है ही नहीं, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, इसकी वैल्यू 0 हो गई, मतलब कोई भी मात्रा नहीं काउंट करेंगे। और ये बात याद भी रखिएगा कि आधे वर्ण की कोई मात्रा नहीं होती, और यदि कोई आधा वर्ण प्रारंभ में है तो वह क्या होता है, उस शून्य के जैसे होता है जो शून्य 1 के पहले लगाए जाते हैं। मतलब 1 के पहले जो शून्य लगा दो वो क्या होता है, महत्वहीन होता है, उसकी कोई भी वैल्यू नहीं होती। उसी प्रकार आधा वर्ण होता है, ठीक। तो यहां पर रे लगाया, रे के कितनी मात्राएं गिनेंगे, यहां पर देखिए के कितनी मात्रा है, 2, तो रे की कितनी हो जाएगी, 2 मात्रा हो जाएगी, और मां की कितनी हो जाएगी, 1। इस प्रकार से प्रेम में कितनी मात्रा होती है, 3। कितनी मात्राएं होती हैं, 3 मात्राएं होती हैं। अब प्रकार देखते हैं। जब हमने प्रकार देखता क्या लिखा, PRAKAR, मतलब पा है, फिर रा है, फिर का है, और फिर रा है। क्लियर हो गया। तो जब आप ऐसे देख पा रहे होंगे तो इसकी तो 0 मात्रा है, कोई मात्रा नहीं है। ये रा है, क्या है, रा। रा की कितनी मात्रा, देखिए का की मात्रा 1, रा की आपकी हो गई 1 मात्रा। इसके बाद का की 2 और रा की 1, मतलब टोटल 4 मात्रा। अब इन दोनों से हमने देखा दोस्तों कि प्रा में जो भी मात्रा लगी होती उसी के आधार पर हम मात्राओं के गणना करेंगे। अर्थात सिंपल आपका प्रा लिखा हुआ है तो इसकी 1 मात्रा मानेंगे, और इस पे बड़ा के लगा तो 2, मतलब प्रा में जो भी स्वर जुड़ा होगा, क्या होगा, प्रा में जो भी स्वर जुड़ा होगा उसके अनुसार उसकी मात्रा हमें मान लेना है। इसी प्रकार चलिए, अब प्यार लिखा है ना, आपसे पूछ लिया गया प्यार में कितनी मात्राएं हैं, तो जल्दी से कोशिश करिए कितनी मात्राएं निकल कर आए आपके निकल कर आएंगे। या इसमें तो कोई मात्रा नहीं, या में कितनी मात्राएं, 2 हैं, और रा में 1, मतलब प्यार शब्द में 3 मात्राएं। कितनी मात्राएं निकले, 3 मात्राएं निकले। इसके बाद लास्ट हम देख रहे हैं शंकर।
क्या लिखा हुआ है? संकर लिखा हुआ है। और संकर में आपसे पूछ लिया जाए कितनी मात्राएं हैं, तो अब देखिए हमने देखा है कि यदि अनुस्वार क्या लगा है, क्या लगा है, अनुस्वार लगा हुआ है, ये देखिए, तो उसकी कितनी मात्राएं होती हैं? उसके 2 मात्राएं होती। तो संग के कितने हो जाएंगे? 2, का के 1 और रा की 1, तो टोटल कितनी मात्राएं हो गई आपके? 4 मात्राएं हो गई। ठीक, इस प्रकार अब आप लोग क्या करिएगा, अपने जिले का नाम लिखिएगा, ठीक, अपने राज्य का नाम लिखिएगा और खुद का नाम लिखिएगा, और फिर क्या करिएगा, मात्राओं की गणना कीजिएगा। तब आपको क्लियर हो जाएगा कि मात्राओं की गणना हमें किस प्रकार से करनी है। ठीक, अब आखिरी एक एग्जाम्पल और लिखते, उसके बाद हम इसको खत्म करते। हमने लिखा पित्रानुमति, क्या लिखा हमने? पित्रानुमति लिखा। अब काउंट कर इसमें कितनी मात्राएं आएंगे, तो आप देख पा रहे होंगे कि हाँ छोटी ई लगा, तो इस कारण इसकी 1 मात्रा होनी चाहिए। परंतु ये क्या आपका, ये आपका संयुक्त वर्ण है। क्या है? संयुक्त वर्ण है। तो संयुक्त वर्ण होने के कारण इसके आगे वाले वर्ण की हम कितनी मात्रा काउंट करेंगे? 2। कितनी मात्राएं? 2। तो 1 किसके हट गया? ये 1 2 में बदल गया। इसमें कौन से क्या जो भी लगा होगा। और याद रखिएगा, संयुक्त वर्ण में जिस भी स्वर की मात्रा लगी होगी उसी के अनुसार उसकी मात्रा काउंट करेंगे। अब इसमें चूंकि छोटा मिला हुआ है ना, तो इसकी कितनी मात्रा हो गई? 1। इसके क्या हो गई? 1, इसके 1, इसके 1। तो मतलब पित्रानुमति में टोटल 2, 1 3, 1 4, 1 5, 1 6 मात्राएं। कितनी हैं? 6 मात्राएं काउंट कर लिया आपने। तो अब इन मात्राओं काउंट करने के पश्चात आप जो भी उदाहरण करेंगे, जोड़ेंगे, तो इसी से आपको मात्राएं काउंट करनी रहेंगी। चूंकि हम जब छंद का प्रकार पढ़ेंगे तो मात्रिक छंद होता है, उसमें इनके बहुत ज्यादा महत्व होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अभी हमारा समाप्त होता है। अब हम लोग अध्ययन करते हैं गणों के बारे में। ठीक, तो हेडिंग डाल दीजिए गण। गण में जैसे कि अभी कुछ समय पूर्व हम लोगों ने क्या बोला था कि गण क्या होते हैं? गण होते हैं 3 वर्णों का समूह। ठीक, अब चूंकि इनकी संख्या कितनी है? 8 है, और इनका कुछ फॉर्मूला होता है, तो हमारे जो छंद शास्त्रियों रहे उन लोगों ने एक फॉर्मूला दिया। क्या दिया? एक फॉर्मूला दिया। उस फॉर्मूला के आधार पर ही हम गणों का नामकरण करते हैं, गणों का नाम निर्धारित करते हैं। जैसे फॉर्मूला लिख लीजिएगा, या माता राजभान सलगा, ये लिख दिया हमने, ये पूरा का पूरा फॉर्मूला। ठीक, अब इसमें आप वर्ण काउंट करिए। अब एक बात और याद रखिएगा कि जो गण होते हैं इनकी संख्या कितनी है? इनकी संख्या है 8। संख्या कितनी है टोटल? संख्या 8 है। तो आप काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो ये 2 क्या कर रहे हैं? इन्हें भगाना पड़ेगा। तो कर क्या आ रहे हैं? किसको डिनोट कर रहे हैं? तो आपसे पूछ लिया जाता है कि ला और गा क्या है? तो ला का मतलब होता है दोस्तों लघु, और गा का मतलब होता है क्या? गुरु। यहां से आप 2 वो भी देख लीजिए, विलोम शब्द। जैसे लघु का विलोम क्या होता है? गुरु। उसी प्रकार से लाघव का क्या होता है? लाघव का विलोम होता है गौरव। क्या होता है? लाघव का विलोम गौरव होता है। ठीक, अब यहां पर देखिएगा, लघु और गुरु किस नंबर पर आ रहे हैं? 9 और 10। किस नंबर पर आ रहे हैं? 9 और 10 पर आ रहे हैं। इसलिए यहां हम अलग से लिख देते हैं, ला और गा को 10 अक्षर या 10 माक्षर कहा जाता है। तो आपसे पूछ लिया जाए 10 माक्षर कौन कौन से हैं? तो 10 माक्षर कौन कौन से होते हैं? ला और गा। कौन कौन से होते हैं? ला और गा 10 माक्षर कहलाते हैं, अर्थात लघु और गुरु को हम कहते हैं 10 माक्षर। ये तो हो गया आपका फॉर्मूला। अब ये फॉर्मूले का उपयोग कैसे करेंगे? तो इस फॉर्मूले का उपयोग करने के लिए हमें एक चार्ट बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? एक चार्ट बनाना पड़ेगा। उस चार्ट में आप 3 कॉलम बनाएंगे। पहले कॉलम में लिखेंगे आप गणों के नाम। ठीक, दूसरा कॉलम आपका जाएगा सूत्र का आधार। ठीक, और तीसरे कॉलम में आएंगे आपके सूत्र। ठीक, ये आप समझ लेंगे तो आपसे वर्णिक संधि भी आसानी से बन जाएगा। अब जैसे देखिए, पहला नाम क्या लिखा है? पहला लिखा या। क्या लिखा है? या। तो जितने भी ये 8 शब्द अक्षर लिखे हैं तो उनको बिना मात्रा के उठा लीजिए।
क्या करेंगे, उठा लें, किडनैप कर लीजिए, और उनको किडनैप करने के साथ उन सब के साथ आप गण जोड़ दीजिए। क्योंकि हमने देखा है गण क्या है, 3 वर्णों का समूह है कि नहीं है, तो इनका नाम भी 3 वर्ण का होना चाहिए। तो हमने क्या लिखा, या से हो गया आपका यगण, क्या हो गया, यगण। मां से क्या हो गया आपका, मगण। फिर क्या लिखा, ता से हो गया आपका तगण। फिर क्या लिखा है, रा, तो रगण। फिर क्या लिखा आपका, जगण, भगण, नगण, का सगण। ठीक, तो अब इसका सूत्र का आधार ज्ञात करना, इस फॉर्मूले का उपयोग करना है। तो आप जो नाम लिए, कौन सा, या उठाए ना, तो या के बाद क्या आप 3 उठा लेंगे। क्या उठा लिया आपने, 3, तो क्या बन गया आपका, या माता। क्या बन गया आपका, या माता। अब देखिए यहां से सूत्र क्या बनेगा, हम लोगों ने मात्रा काउंट करना सीख लिया ना, अब मात्रा का उपयोग है वर्णिक छंद में होता, इसीलिए वर्णिक छंद को थोड़ा हम कठिन मानते हैं। क्यों, वर्णिक छंद में वर्णों की गणना तो करनी है साहब, उसके साथ ही साथ हमें मात्राओं की भी गणना करनी पड़ती है। तो यहां से देखा तो क्या बना, या की 1 मात्रा होगी तो आई लिखेंगे, मां मतलब 2, बड़ा है ना, तो 2 का संकेत क्या होता है, एस। फिर ये लिखा 2, तो ये इसका सूत्र होगा ISS। क्या होगा, इसका मतलब हुआ दोस्तों, इसका फॉर्मूला क्या होता है, लघु गुरु गुरु। क्या हुआ इसका मतलब, आई का मतलब हो गया लघु, और एस मतलब लघु गुरु और गुरु। इसी प्रकार जब मगड़ में आएंगे तो मगड़ में देखिए हमें कुछ नहीं करना, इस फॉर्मूला को बस मां उठाया, क्योंकि 3 वर्णों का समूह है, तो इसके आगे के 2 और उठा लो, एक तो हो गया बेचारे, ये 2 और ये 3, मतलब यहां तक जाएंगे। तब यहां तक गए तो क्या निकला, यहां तक गए तो हमारा निकला मां ता, बड़ा मां, बड़ा ता और बड़ा रा। मां तारा निकला कि नहीं निकला, जब मां तारा निकला तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा, एस और एस, ट्रिपल एस हो गया क्या, किसका, मगड़ का सूत्र। इसके बाद जब हम तगण पे जाते हैं तो क्या आएगा, देखिए तगण पे आप जाएंगे तो आप क्या पाएंगे, ता, रा और जा। तो यहां हमने लिखा ता, रा और जा, तो आपका सूत्र क्या बन जाएगा, SSI। ठीक, इसके बाद जब आप आगे जाते हैं तो क्या आएगा, रगण, तो क्या बना, राजभा। जब राजभा बना तो आपका क्या हो जाएगा, 2 1 1। फिर क्या बनेगा, जगण का आप जाएंगे किसमें, रगण होगा, जगण में जाएंगे तो बनेगा आपका जभान। क्या बना, जभान, अर्थात 1 2 1। फिर आप कौन सा है, भगण, भगण में जाएंगे तो क्या बनेगा, 3 का समूह, भानस। तो इसका सूत्र क्या हो गया दोस्तों, 2 1 और 1। फिर नाम में आएंगे तो क्या बनेगा, नस्ल। ठीक, इसी प्रकार क्या बनेगा आपका, नस्ल के बाद सलगा। तो नस्ल हो गया 111 और सलगा हो गया 1 1 और S। ये आपके होते हैं क्या, गणों के आधार, गणों के नाम और गणों के सूत्र। तो आप में वर्णिक छंद तो नहीं पूछा जा सकता, परंतु ये पूछा जा सकता है कि कोई शब्द दे दे, इसमें क्या यगण है, मगण है, तगण है, तो बस आप ये फॉर्मूला याद रखिएगा तो आसानी से आपका बन जाएगा। अब हमने मात्रा काउंट करना भी सीख लिया, गण भी देख लिया, तो अब हम वर्ण काउंट करना सीखते हैं। तो मान लीजिए हमने लिखा, मान लीजिए क्या लिखा, अध्याय। क्या लिखा, अध्याय लिखा। तो इस अध्याय शब्द में कितने वर्ण हैं, कितने वर्ण हैं, तो आप सोच पा रहे हैं कितने वर्ण हैं, तो हमें बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना, जो जो अक्षर दिख जाए, जो जो पूरे दिख जाए, तो वही आपके वर्ण हो जाएंगे। तो इसमें आप पाएंगे कितने हैं, 1 2 और 3, टोटल 3 वर्ण या 3 अक्षर। यहां पर छंद जब पढ़ते हैं दोस्तों, यहां वर्ण का मतलब अक्षर हो जाता है। जब हम संधि पढ़ते हैं तो वहां वर्ण और अक्षर में अंतर होता है, परंतु जब छंद का अध्ययन करेंगे तो हम वर्ण और अक्षर दोनों को एक ही समझेंगे। तो यहां पर कितने आपके वर्ण हो गए, 1 2 और 3। मान लीजिए हमने लिखा प्रेम शंकर। क्या लिखा, प्रेम शंकर। या मान लीजिए एक और शब्द लिखते, ओ ये लिखा हमने उज्ज्वल। उज्ज्वल में कितने वर्ण हैं, तो आप पाएंगे कि उज्ज्वल में 1 2 और 3 वर्ण है। ठीक, प्रेम शंकर में 1 2 3 4 और 5 वर्ण है। अब देखिए उज्ज्वल में आपसे मात्रा पूछ लिया जाए तो कितनी मात्राएं होंगी। अब आप कंफ्यूज आ जा रहे होंगे कि भैया 2 2 जहां है, हम क्या करें मात्रा के साथ, तो हमें कोई छेड़छाड़ नहीं करनी। ये हमने लिखा ओ आधा जा, ये आधा जा और वाह और ला। और अभी हमने कहा था आप जितना खा सकते हैं खाइए, लेकिन हम तो गिनेंगे 2 इंच। कितने गिनेंगे, 2 इंच गिनेंगे। तो अब ये आधा है, इसका वेट तो इस पर आएगा, तो कितना आएगा,
एक है तो 2 हो जाएगा। अब इसका भी वेट ला दीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं है, तो ला देंगे फिर भी तो 2 ही रहेगा ना, 2 से ज्यादा उसकी क्षमता नहीं रहेगी। और इसकी कितनी है 1 और इसकी कितनी है 1, तो टोटल कितने होंगे आपके 4 हो गए। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार आज की क्लास हम समाप्त करते हैं क्योंकि अब ज्यादा ही हो जाएगा और कल की क्लास में हम पढ़ेंगे छंद के प्रकार। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए एमपीडीआई यूट्यूब की टीम की ओर से आप सभी का नमस्कार।